अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 27 अक्टूबर 2022 है। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि ये पार्ट 2 है सुबह वाले व्लॉग का, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा था, वक्त कम था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए वहीं पॉइंट से शुरू करते हैं जहां के हमने अपना पिछला व्लॉग छोड़ा था। छठा पॉइंट उन्होंने उठाया है कि मैंने नाम भी दे दिए हैं और वीडियो भी बना के दे दी है। अगर मुझे किसी ने मारा वो भी 3 घंटे के अंदर मारे जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। यानी इन्होंने यहाँ तक बोला है कि मुझे अल्लाह ताला ने पैसा बहुत दिया है, मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूज़ किए हैं सिर्फ इस काम के पीछे कि अगर किसी ने मुझे मारा तो 3 घंटे के अंदर वो भी मारे जाएंगे, सेम उसी तरह जैसे मुझे मारेंगे। 7वां पॉइंट इन्होंने उठाया कि अरशद शरीफ साहब को दुबई से इस्टेब्लिशमेंट ने निकलवाया है, ये एक झूठ है। तो सही बात है, अभी तक मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि इस्टेब्लिशमेंट ने निकलवाया। हाँ, सब लोग ये सवाल ज़रूर कर रहे हैं कि किसने निकलवाया। वो सवाल आप भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसकी मीनिंग चेंज करके कर रहे हैं। हम भी अभी तक यही सवाल कर रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब को दुबई से किसने निकलवाया कि उनको कीनिया जाना पड़ा। तो ये वही सवाल है, लेकिन थोड़ा अलग अल्फाज में है। 8वां पॉइंट उन्होंने उठाया कि अरशद शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में था और मैं बीच में था और पाकिस्तान आने को वो तैयार भी थे, लेकिन उन्हें जहन साजी की जा रही थी कि वो पाकिस्तान वापस ना आए। 9वां पॉइंट एक सवाल का जवाब है जो एक सहाफ़ी ने पूछा कि ये नाम आप अभी हमें नहीं बता रहे हैं, तो आप किस प्लेटफॉर्म में किसके आगे ये नाम बताएंगे। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे पास जो शवाहिद हैं वो मैं MI, ISI और मेरे चेयरमैन साहब यानी इमरान खान साहब को दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। इनके अलावा किसी और पे मुझे किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है। 10वां पॉइंट उन्होंने उठाया कि अभी तो एक लाश गिरी है, अभी बहुत और लाशें गिरनी हैं जिसमें नामवर शख्सियात भी हैं और बेगुनाह लोग भी हैं। 11वां पॉइंट उन्होंने उठाया कि ये साजिशी बयानिया गलत है। PTI में कुछ लोग हैं जो इसको सच मानते हैं और इस पर अमल भी कर रहे हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप पूरी जब बातें सुनते जाएंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। नंबर 12वें पे उन्होंने जो पॉइंट उठाया है कि लॉन्ग मार्च में मैं खून ही खून देख रहा हूँ, लाशें ही लाशें देख रहा हूँ। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में अहम लोगों और बेगुनाहों की लाशें दी जाएंगी। फिर इस पे उन्होंने वजाहत देते हुए ये कहा कि हम तो पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ अनासर इस एहतजाज की आड़ में लाशें बिछाएंगे और खून बहाएंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो ये 12 पॉइंट्स जो मुझे लगा कि अहम है, इसके अलावा चंद और पॉइंट्स भी थे जो कि इतने अहम नहीं थे, लेकिन ये 12 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब आते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरह का एक्शन PTI ने लिया। PTI ने सेंट्रल कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप से उन्हें फौरी तौर पर निकाल दिया। असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया है जो कि इमरान खान के बिहाफ पे किया है कि फैसल वावडा स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट पार्टी पॉलिसी एंड व्यूज। प्रेसिडेंट सिंध हैज बीन टोल्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द चेयरमैन इमरान खान PTI टू इशू शोकाज नोटिस टू फैसल फॉर वायलेटिंग द पार्टी पॉलिसी। और उसके बाद अली जैदी साहब ने एक शोकाज नोटिस शाया कर भी दिया और बाद में ट्विटर पर भी दे दिया, जिसका मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। यू हैव ग्रॉसली वायोलेटेड डिसिप्लिन बाय गिविंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट पार्टी पॉलिसी एंड गाइडलाइंस सो एंड सो। विद इन 2 डेज आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और तब तक के लिए आपकी पार्टी मेंबरशिप को सस्पेंड किया जाता है। जिस तरह का शोकाज नोटिस होते हैं उस तरह का ही है। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्विटर ट्रेंड पर आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे इसको जगह मिल चुकी है ट्विटर ट्रेंड पे, और टॉप 10 में भी इस वक्त वही चल रहा है। अब थोड़ा सा इसको और एक पस मंज़र में देखते हैं कि मुबश्शिर साहब तकरीबन 3 दिन से व्लॉग्स कर रहे हैं और वो एक नए किस्म का
प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, एक नया कट्टा खोल दिया है उन्होंने। 3 दिन से अपने व्लॉग्स में यही कहे जा रहे हैं कि इस कत्ल का, इस मौत का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है, और असैसिनेशन की इन्वेस्टिगेशन का रुख किसी और तरफ मोड़ना चाह रहे हैं, जो कि वो इशारों में बता रहे हैं, और कंटिन्यूस वो इसी प्रोपेगेंडा पे लगे हुए हैं और वो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसका साथ भी देने के लिए नून लीगी सहाफ़ी कैंप से कुछ सहाफ़ी उसका साथ भी दे रहे हैं। तो इस बात में माहिराना राय जानने के लिए हमने कॉल मिलाई है नजीबुर रहमान साहब को। अस्सलाम वालेकुम नजीब भाई, क्या हाल हैं? नजीब भाई, आपने सुना अभी ये कि मुबश्शिर लुकमान साहब जो हैं एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल के बैठे हैं, तो इसके बारे में प्लीज़ अपनी कुछ राय से हमें आगाह कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब शारिक साहब, आपने बिल्कुल हमारे दिल की बात हमसे पूछ ली। मैं खुद बड़ा हक्का बक्का था कि यार ये क्या मंतक निकाली है इस जीनियस ने, मलिक रियाज साहब के हाथों बिके हुए जीनियस ने, कि इन्होंने ये लॉजिक निकाला है कि इस अरशद शरीफ साहब की शहादत का सबसे ज्यादा देखिए फायदा जिसको पहुंचा है वही इस कत्ल के पीछे उसका हाथ हो सकता है। वो अल्लाह के बंदे, अपने सिपाही को कौन मारता है? वो जिंदगी में जितना सपोर्ट कर रहा था इमरान खान साहब को, वो उसको तो मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मारा तो उन्होंने कि जिनकी वजह से, यानी जिनको अरशद शरीफ साहब के बयानिए की वजह से बार बार बेनकाब होना पड़ता था, जिनको बार बार इमरान खान साहब के मुकाबले में जिनका किरदार खुल खुल के सामने आता था, जो एतराज वो इमरान खान पे करते थे वो नुक्स इन्हीं में से निकाल के अच्छे शरीफ साहब सबूतों के साथ रखते थे। तो क्या कभी कोई अपने जानिसार को मार सकता है, और ऐसे जानिसार को जिससे फायदा पहुंच रहा हो? आपने ये लॉजिक बना लिया। आप बोझे इमरान में किस हद तक गिर चुके हैं। लेकिन वही बात कि फिर हम हैरान भी होते हैं, और फिर हैरान होने के बाद खुद को तसल्ली देते हैं कि भाई जो बंदा, जो सहाफी जमीर का सौदा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको तो रिकॉर्ड जो है वो बड़ी, हमारा ख्याल था कि चलें अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी है, आपको इज्जत रास आ जाएगी। आपको तो इज्जत रास ही नहीं आई, बल्कि आप दूसरों की इज्जतों के पीछे नाजायज लग गए। बहरहाल आप अपनी लॉजिक अपने पास रखिए। आपकी लॉजिक आपके काम आने वाली नहीं। हमारी आवाम इतनी सादा नहीं है। बहरहाल ये बात मेरे ज़हन में ज़रूर आई है कि अगर आप किसी की बहू बन जाते तो आपकी सास तो 3 महीने में फौत हो जाती। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर ये वाकई औरत होती और किसी की बहू बन जाती तो फिर क्या ही बात थी, उसकी सास तो वाकई वो। अब देखें कि मुबश्शिर साहब का चूरन बिकता है या नहीं, क्योंकि वो आए दिन अब एक नया चूरन लाते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिकता नहीं है। बाद में फिर वो चूरन चेंज कर देते हैं। अब ये वो लाए हैं एक नया चूरन, वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी तक 3 दिन में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई खरीदने को तैयार है। उनका चूरन बिक नहीं रहा है, लेकिन वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। देखें कि वो कामयाब होते हैं या कल परसों वो एक और नया चूरन ला के देते हैं आपको। वैसे अगर देखें तो हमेशा मुबश्शिर एक नई कहानी ही लाते हैं। मुझे याद आया कि आपको अगर इल्म हो, अगर ना हो तो इन्फॉर्मेशन में ऐड कर लीजिएगा कि मुबश्शिर लुकमान इस फील्ड में, सहाफ़त में आने से पहले फ़िल्म स्टोरी राइटर थे, और वो वहाँ से शायद उनको इतनी कमाई नहीं मिली। फिर वो इस जर्नलिज़म में आए और माशाल्लाह यहाँ से उन्होंने बहुत पैसे कमाए। अब तो अरबपति हैं, अपने जहाज़ भी हैं। तो फिल्मों की कहानियाँ लिखने की जो आदत है वो शायद अभी भी बरकरार है। वो अभी भी फिल्मों की कहानियाँ ही लिख रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब का एक ट्वीट आया जो कि उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की हैं मैडम साहिबा मरियम नवाज़ शरीफ की। हालांकि मकसद तो थोड़ा सा उनको कंडेम करना चाहिए था पहले, फिर बाद में तारीफ़ें भी कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बड़े लीडर वो होते हैं जो गलतियां ना करें, और उससे भी बड़े लीडर वो होते हैं जो गलतियां करके अपनी गलतियों को वापस ले लें। और फिर शुरू हो गए वो मैडम साहिबा की तारीफ़ों में
کہ انہوں نے غلطی سے ارشد صاحب کے لیے جو میسج کیا تھا یا جو ٹویٹ کیا تھا اس کو واپس لے کے اپولوجائز کیا، اور اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اس ٹویٹ پہ بھی تھوڑا سا اگر وہ مذمت کر لیتے تو ان کی عزت میں اور مزید اضافہ ہوتا۔ ہاں مجھے لگتا ہے کہ ان کی سیلری شاید پہنچ گئی ہوگی، کیونکہ سیلری پہنچنے کے بعد انسان دو کام سب سے پہلے کرتا ہے، ایک تو کرتا ہے باس کا شکریہ اور جو وہ انہوں نے کر دیا، اور دوسرا کام کرتا ہے وہ گھر کی گروسری کے لیے۔ آج 11 بجے دیکھیے گا وہ امتیاز سپر اسٹور کے باہر آپ کو ملیں گے گروسری کرتے ہوئے۔ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ان کا جسد خاکی پاکستان پہنچ گیا تھا، جیسے کہ ہم نے انفارم کیا تھا۔ آج ان کی نماز جنازہ ہے بعد نماز ظہر فیصل مسجد اسلام آباد میں۔ کچھ اور نئی ڈیولپمنٹس بھی ہیں کہ کینیا کی میڈیا نے کینیا پولیس کا موقف اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے، لیکن یہاں والوں کو اللہ کب عقل دے گا کہ ان کے موقف کو ابھی تک سوال تک نہیں اٹھا رہے، باہر پھینکنا تو دور کی بات ہے۔ اس وقت تک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کینیا پولیس نے 4 قسم کے نئے موقف اٹھائے، یعنی پہلے ایک موقف اٹھایا، اس کو خود ہی رد کیا، دوسرا دے دیا، پھر دوسرے کو رد کیا، تیسرا دے دیا، پھر تیسرے کو بھی رد کر کے چوتھا دے دیا۔ اب یہ کیوں چینج کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں کے جو صحافی حضرات ہیں کینیا کے، وہ ان کے موقف کو اس طرح سے آپریشن کر کے پیش کرتے ہیں کہ وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اپنا موقف چینج کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں والے جو ان صحافیوں کو اپنے ایک صحافی بھائی کے لیے سوال اٹھانے چاہیے وہ نہیں اٹھا رہے۔ سوال اٹھانا تو دور کی بات ہے، وہ تو کوریج بھی دینا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ۔ کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔